हाय एवरीवन, दिस इज राधिका एंड वेलकम टू आफ्टर बुक्स। हमने स्टार्ट की हुई है प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू रिडॉक्स रिएक्शंस। दिस इज द पार्ट 1 ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस, जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 10। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन CrO5 इज। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए पहले हमें इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो द स्ट्रक्चर ऑफ CrO5 इज दिस। ये जो डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन है इसके ऊपर -2 चार्ज, और ये जो हमारे पास ऑक्सीजन ऑक्सीजन में एक बॉन्ड है और एक बॉन्ड क्रोमियम के साथ है, इन चारों ऑक्सीजन एटम्स के लिए -1 चार्ज। बिकॉज जब ऑक्सीजन खुद जैसे एटम मतलब ऑक्सीजन के साथ ही बॉन्ड होता है तब यहाँ पे कोई चार्ज नहीं आता किसी भी ऑक्सीजन के ऊपर, और जब ये किसी और एलिमेंट के साथ बाइंड करेगा तभी इसके ऊपर चार्ज आएगा। अगर ये जिस एटम से बाइंड कर रहा है, जिस एलिमेंट से बाइंड कर रहा है, उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तो यहाँ पे क्रोमियम और ऑक्सीजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, इसीलिए इस ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज आया। सिमिलरली यहाँ पे भी बाकी ऑक्सीजन पे -1 चार्जेस आए। क्रोमियम पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा जितना यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस हैं। तो क्रोमियम पे कितना चार्ज आ जाएगा? 2 + 1 + 1 + 1 + 1। तो ये कितना आ गया हमारे पास? +6। दैट इज ऑप्शन नंबर 3। Question number 2. Oxidation numbers of X, Y and Z are +2, +5 and -2 respectively. The compound may be। हमें X का ऑक्सीडेशन नंबर +2, Y का ऑक्सीडेशन नंबर +5 और Z का ऑक्सीडेशन नंबर -2 दिया है, और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो वो इन ऑक्सीडेशन नंबर्स के लिए फॉर्म होगा। तो सबसे पहले ये सारे ऑप्शंस हमारे पास कैसे गिवन है? न्यूट्रल। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए? सम ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ, ये जो हमारे पास अलग अलग एलिमेंट्स दिए हैं, दैट शुड बी इक्वल टू 0। कहने का मतलब क्या है? अगर हम ऑप्शन नंबर 1 देखें, दैट इज X, Y, Z, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? X का ऑक्सीडेशन नंबर 2 इंटू, यहाँ पे X कितने हैं हमारे पास? एक ही है, तो 2 × 1 प्लस Y का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 5। कितने Y है यहाँ पर? 1 प्लस Z का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? -2, और यहाँ पे कितने Z हैं हमारे पास? 1। तो यहाँ से X, Y, Z पे टोटल चार्ज कितना आ गया हमारे पास? 5, बट होना कितना चाहिए था? 0। तो ये कंपाउंड फॉर्म हमारा नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर 2 देखें, अगर X2, Y, Z3 होल ट्वाइस, इसके लिए क्या आ जाएगा हमारे पास? टोटल चार्ज 2 × 2 प्लस 2 × 5 प्लस 6 × -2, क्या हो गया ये? 4 + 10 - 12, विच इज अगेन नॉट इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर 3, X3, Y, Z4 होल ट्वाइस में क्या हो जाएगा? 3 × 2 प्लस 2 × 5 प्लस 8 × -2, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कितने हैं? X 3x, ठीक है, Y कितने हैं हमारे पास? 2, और Z कितने हैं हमारे पास? 8, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास टोटल कितना आ गया? 16 - 16 विच इज इक्वल टू 0। सिमिलरली जब हम यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन का भी चार्ज कैलकुलेट करेंगे तो दैट ऑल्सो कम्स आउट टू बी not equal to 0. So the correct option is option number 3. Question number 3. Which of the following elements has the same oxidation number in all of its compounds? Now see, जब भी हमारे पास कोई कंपाउंड बनता है या कोई मॉलिक्यूल बनता है, से ये हमने कंपाउंड ले लिया, तो इनमें से A और B में से जो भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, जो दूसरा एलिमेंट हमारे पास बचा उसके ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब क्या है हमारे पास? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव
एलिमेंट सारे पीरियोडिक टेबल में कौन सा है? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन किसी के साथ भी अगर बाइंड हो जाएगा, किसी भी एलिमेंट के साथ बाइंड होगा, तब इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव ही चार्ज आएगा। इसके ऊपर कभी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता, बिकॉज इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पूरे पीरियोडिक टेबल में कहीं भी नहीं है। सो हाइड्रोजन के ऊपर भी +1 -1 चार्जेस होते हैं। ऑक्सीजन के ऊपर भी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आते हैं। नेगेटिव तो हम सबको पता है, जैसे इन केस ऑफ वाटर, एंड पॉजिटिव आता है इसमें इन केस ऑफ OF2। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर है +2 और फ्लोरीन के ऊपर है -1 चार्ज। सिमिलरली कार्बन के ऊपर भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। दैट इज जो फ्लोरीन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर उसके सारे कंपाउंड्स में सेम ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 4, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन NH4NO3 इज। NH4NO3 बना कैसे है? NH4 पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव। अब हमने क्या करना है, इस पे चार्जेस निकाल लेने हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लेने हैं। से द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज X, तो X हाइड्रोजन का कितना होता है? +4 इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना है? +1। तो यहाँ से X की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 1 - 4 इज इक्वल टू -3। तो यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -3। सिमिलरली अगर यहाँ पे देखें हम, क्या आएगा? X -6 इज इक्वल टू -1, बिकॉज एक ऑक्सीजन के लिए 2 नेगेटिव, तो 3 ऑक्सीजन के लिए -6। यहाँ से क्या आ गया? X इज इक्वल टू -1 + 6, X इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 5। नाइट्रोजन के दो ऑक्सीडेशन नंबर्स क्या आ गए? -3 एंड +5, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 5, इन द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन गिवन A, B, C, D रिस्पेक्टिवली कॉरेस्पॉन्ड टू। हमें A, B, C और D की वैल्यूज बतानी है यहाँ से। दिस इज द रिएक्शन गिवन टू अस। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? चार्जेस को बैलेंस करेंगे। अब राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन पे तो कोई चार्ज स्पीशीज है नहीं, सारी चार्ज स्पीशीज हैं लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन पे। और हम देख क्या रहे हैं? लेफ्ट हैंड साइड पे भी हमारे पास टोटल नेगेटिव चार्ज जो है दैट इज 1 मोर देन टोटल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस कितने हैं? 2 और पॉजिटिव चार्ज कितने हैं? 1। तो हमें A और B की वैल्यूज ऐसे चाहिए ताकि हमारी जो B की वैल्यू है दैट शुड बी ग्रेटर देन A, सो दैट यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बैलेंस हो सकें। अब अगर ऑप्शंस में देखें तो यहाँ पे किस किस ऑप्शन में हमारे पास B की वैल्यू A से ज़्यादा है? इस ऑप्शन में B की वैल्यू A से ज़्यादा है, इस ऑप्शन में भी ज़्यादा है और इस ऑप्शन में भी ज़्यादा है। तो ये सेकंड ऑप्शन तो यहाँ से एलिमिनेट हो गया। अब एक बार हम A और B की वैल्यूज को 5 और 6 और एक बार हम A और B की वैल्यूज को 3 और 5 पुट करके देख लेते हैं। तो पहले व्हेन A की वैल्यू इज 5 एंड B की वैल्यू इज 6 एंड देन जब A की वैल्यू 3 और B की वैल्यू क्या है? 5, ये दो केसेस करेंगे हम। ठीक है, तो जब A की वैल्यू 5 है, B की वैल्यू 6 है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे चार्ज कितना आ गया? ये -1 प्लस A नेगेटिव मतलब 5 नेगेटिव प्लस B पॉजिटिव मतलब 6 पॉजिटिव। तो ये यहाँ से कितना चार्ज आ गया? 0 आ गया। अब अगर हम इस केस की बात करें तो क्या आएगा हमारे पास? ये -1 प्लस ये 3 नेगेटिव क्योंकि A नेगेटिव था, प्लस यहाँ से कितना है? B पॉजिटिव, तो ये कितना आ गया? 5 पॉजिटिव। तो यहाँ से ये क्या आ गया? -4 + 5, ये तो आ गया 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट है बिकॉज चार्जेस तो हमें बैलेंस चाहिए, इसलिए ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो यहाँ से ये ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो गया, बचे ऑप्शन 1 एंड 4। तो A की वैल्यू हमारे पास 5 आ चुकी है और B की वैल्यू हमारे पास 6 आ चुकी है। यहाँ पे पुट कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा? iO3 नेगेटिव प्लस 5I नेगेटिव प्लस 6H पॉजिटिव gives rise to CH2O प्लस DI2। अब वी नो जितने भी यहाँ पर हाइड्रोजन एटम्स होते हैं उसका हाफ यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। मतलब अगर यहाँ पे 6 हाइड्रोजन एटम्स हैं तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स कितने होंगे हमारे पास? 3 वाटर मॉलिक्यूल्स। और ये हम चेक भी कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पर हाइड्रोजन एटम्स देखें बैलेंस्ड है कि नहीं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं? 3 × 2 6 और यहाँ पे भी हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं? 6।
तो ये बैलेंस्ड है। तो अगर हम ऑप्शंस की तरफ देखें तो अब हमें सी की वैल्यू चाहिए 3। फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन में से सी की वैल्यू 3 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 1 में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 3। क्वेश्चन नंबर 6, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इन CaOCl2 इज। CaOCl2 होता कैसे है? Ca2 पॉजिटिव, OCl नेगेटिव एंड Cl नेगेटिव, तभी तो ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है। कैल्शियम के ऊपर +2 और यहाँ पे -2 चार्जेस। अब बस इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लेते हैं। ऑक्सीजन के लिए -2 प्लस क्लोरीन को लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से क्या आ गया x हमारे पास? -1 + 2 दैट इज +1। सिमिलरली यहाँ पे कितना है? -1। तो क्लोरीन की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या हो गई? +1 एंड -1, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 7, पोटेशियम परमैंगनेट is strong oxidizing agent in acidic medium. To provide acidic medium, sulfuric acid is used in place of hydrochloric acid. तो ऐसा हम क्यों करते हैं? KMnO4 को हमने एक एसिडिक मीडियम ही प्रोवाइड करना है। वो एसिड सल्फ्यूरिक एसिड भी हो सकता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी हो सकता था, बट हम यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं इन प्लेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ऐसा हम क्यों करते हैं? नाउ वी नो KMnO4 क्या है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, चार ऑक्सीजन हैं इसके पास, इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर हम यहाँ पर H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करें तो वो क्या आएगी? +2, सल्फर के लिए लेट कर लेते हैं x, -8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? +6। मतलब सल्फर इस टाइम पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और इससे बियॉन्ड वो नहीं जा सकता। मीन्स सल्फर कैन नॉट एग्जिस्ट इन +7 और +8 ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो इसकी ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडाइज होकर ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में नहीं जा सकता। यही अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें तो यहाँ पे क्लोरीन कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? -1। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज करके ये कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में जा सकता है? 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा सकता है। तो KMnO4 यही काम करता है। KMnO4 बिहेव्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, Cl नेगेटिव की ऑक्सीडेशन करा देता है टू Cl2, इसीलिए वी यूज सल्फ्यूरिक एसिड इन प्लेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो क्या है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर 4, HCl is oxidized by KMnO4 to Cl2. Question number 8, the standard oxidation potentials of zinc, copper and silver electrodes are given. Which of the following reaction will provide maximum voltage? अगर हम यहाँ पर ऑप्शंस देखें तो ऑप्शंस में कौन कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं? कॉपर, जिंक, सिल्वर एंड हाइड्रोजन। अगर हम जिंक, कॉपर, सिल्वर और हाइड्रोजन को इस हिसाब से लिखें जिस हिसाब से ये रिएक्टिविटी सीरीज में लाई करते हैं, तो सबसे ऊपर लाई करता है जिंक, देन हाइड्रोजन, देन कॉपर, देन सिल्वर। अब हमें दिए क्या हैं इनके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स, बट वी नो हम हमेशा किसे कंसिडर करते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल्स को। तो ये जितने भी हमारे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स गिवन हैं, इनको रिडक्शन पोटेंशियल्स में कन्वर्ट करने के लिए हम बस इनके साइंस को चेंज कर देंगे। तो Zn का रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो गया? -0.76। हाइड्रोजन तो एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है तो इसके लिए तो 0 है वैल्यू। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Cu कितना हो गया? 0.34। और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर कितना हो गया? 0.80। ये सब इनके क्या हैं? रिडक्शन पोटेंशियल्स। मैक्सिमम वोल्टेज कैलकुलेट करनी है, तो मैक्सिमम वोल्टेज कैलकुलेट करने का क्या मतलब है कि हम E सेल कैलकुलेट करना चाहते हैं, विच इज E कैथोड माइनस E एनोड। अब दिस इज द सीक्वेंस इन विच दे लाई इन द रिएक्टिविटी सीरीज। नाउ दिस इज द सीक्वेंस इन विच दे लाई इन द रिएक्टिविटी सीरीज। तो सबसे ज्यादा वोल्टेज किस में प्रोवाइड होगी? जहां पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस हमारे पास किस में और किस में है? जिंक में और सिल्वर में। ऑल्सो वी नो जो एलिमेंट्स बिलो लाई करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, दे एक्ट एज कैथोड, और जो अबव लाई करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, दे एक्ट एज एनोड। तो यहाँ पे E कैथोड क्या हो गया? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिल्वर ये कितना है? 0.80
माइनस ई ए क्या हो गया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक माइनस 0.76। तो यहाँ से हमारे पास कितना आंसर आ गया, 1.56 वोल्ट। एंड दिस इज द मैक्सिमम वोल्टेज बिकॉज यहाँ पे इन एलिमेंट्स में से सबसे ऊपर लाई कर रहा है जिंक और सबसे नीचे लाई कर रहा है एजी, तो सबसे ज्यादा डिफरेंस भी इन्हीं दोनों के वोल्टेजेस में होगा। नाउ कैथोड पे होती क्या है, रिडक्शन, मतलब रिडक्शन हाफ सेल किसका बनेगा, एजी का। और एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीडेशन हाफ सेल किसका बनेगा, जिंक का। तो ऑप्शन नंबर 2 is the correct option. Question number 9th. The equivalent mass of potassium permanganate in alkaline medium is. In alkaline medium, KMnO4 that is MnO4 नेगेटिव, क्योंकि अगर यहाँ से हम अलग कर दें इसको तो पोटेशियम के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, MnO4 के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। तो MnO4 अल्कलाइन मीडियम में MnO2 में चला जाता है। अब यहाँ पे अगर हम मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैलकुलेट करें तो मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितनी है, से x माइनस 8 इज इक्वल टू -1, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 7। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करें तो क्या आएगी, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो वो आ गई 4। मीन्स यहाँ पे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है, 3 प्लस 7 से प्लस 4, दैट इज चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज बाय 3। नाउ इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, मोलर मास डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट, या चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये क्या आ जाएगा, मोलर मास अपॉन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हुआ कितना है हमारे पास, 3, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 10th, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MnO4 नेगेटिव required to oxidize 1 mole of ferrous oxalate completely in acidic medium will be। एसिडिक मीडियम में क्या होता है हमारे पास, MnO4 नेगेटिव कन्वर्ट्स इनटू Mn2 पॉजिटिव। मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट 7 और यहाँ पे क्या है, मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट 2, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितने से हुआ है, 5 से, 5 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है यहाँ पर, दैट इज MnO4 नेगेटिव इज गेनिंग 5 इलेक्ट्रॉन्स एंड कन्वर्टिंग इनटू Mn2 पॉजिटिव। यहीं अगर हम फेरस ऑक्सलेट की बात करें तो फेरस ऑक्सलेट इज FeC2O4। अब यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2, तो वो किस में कन्वर्ट होगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। और C2O4 एसिडिक मीडियम में किस में कन्वर्ट हो जाता है, CO2 में। अगर यहाँ पे हम नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करें तो यहाँ पे कार्बन 2 ऑक्सीजन 4, अगर हम यहाँ पर 2 लगा दें तो कार्बन 2 ऑक्सीजन 4 रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो यहाँ से कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, 2x माइनस 8 इज इक्वल टू -2, बिकॉज Fe पे +2 था तो C2O4 पे -2 हो गया, तो 2x कितना आ गया, -2 + 8, 2x आ गया 6। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करें तो क्या आएगा, 2x माइनस 2 × 2 4, और हर ऑक्सीजन पे होता है कितना चार्ज है, -2, तो ये क्या आ गया, 8 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 8। मीन्स C2O4 से 2CO2 बनाते टाइम यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। और Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव बनाते टाइम यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन का, तो टोटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन्स का। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, ये दो इक्वेशंस आ गई। अब हमने क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन राइट साइड एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन लेफ्ट साइड को बैलेंस करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टोटल कितने हो जाए, 15।
यहाँ से 5 इंटू 3 15 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ से 3 इंटू 5 15 इलेक्ट्रॉन्स जो आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ओवरऑल इक्वेशन क्या बचेगी हमारे पास 3 MnO4 नेगेटिव प्लस 5 FeC2O4 gives rise to 3 Mn2 positive plus 5 Fe3 positive plus 10 CO2 मीन्स जब 3 मोल्स हैं MnO4 नेगेटिव के तब 5 मोल्स हैं FeC2O4 दैट इज जब 5 मोल्स हैं FeC2O4 के तो 3 मोल्स हैं MnO4 नेगेटिव के। हमें निकालना क्या है 1 मोल फेरस ऑक्सलेट के लिए। तो जब 1 मोल है फेरस ऑक्सलेट का तो कितने मोल्स होंगे MnO4 के 3/5 मोल्स which is 0.6 that is option number 3. So this is it for this video. Next video में हम डिस्कस करेंगे next 10 questions on redox reactions.